हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी का सेकंड शिफ्ट जो 12 से 1 बजे के बीच में हुई, उसके मैथमेटिक्स का संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो, ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं त्यों ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए, अब किस लेवल का पेपर आया था और किस लेवल से हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें 20 सवाल आए थे मैथमेटिक्स के, उनके स्टेप बाय स्टेप हम 20 क्वेश्चनों के सारे अप्रोच सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और टाइम मैनेज कैसे करना होता है पेपर में, सारी अप्रोच हम सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार आएंगे, उस प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। सबसे पहला ही सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या सोल्व किया जाता है? सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट पहले सोल्व किया जाता है? रेखा ब्रैकेट। अब रेखा ब्रैकेट है नहीं इसमें, इसलिए मतलब सबसे छोटा कोष्टक पहले सोल्व करेंगे। तो 27 को 5 से गुणा करोगे तो यहां से आपको 135 मिल जाएगा। फिर करेंगे कौन सा कोष्टक सरल, यहां से ये देख लो, 15 में से 13 गए तो पीछे 2 बच गए और 2 में 2 का भाग दिया तो यहां से 2 से 2 कट गए, 1 आ गया। फिर करेंगे मंझला कोष्टक, 3 में 3 का भाग 1 बार, इसका मतलब इस पूरे कोष्टक का मान 1 ही आ रहा है। अगर 1 को 135 से गुणा करोगे तो आपके आंसर कितना आएगा? 135 आएगा। ए नंबर ऑप्शन आएगा। अब है आपके सामने दूसरा सवाल कि 15 आम 250 में खरीदे। 15 आम कितने में खरीदे? 250 में। और 9 आम 200 में खरीदे। 15 आम तो 250 में खरीदे, 9 आम 200 में खरीदे। सभी आम 240 रुपए प्रति दर से बेचेंगे तो पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 250 तो खरीदे, 15 आम तो खरीदे 250 रुपए में और 9 आम खरीदे 200 रुपए में, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 450 रुपए। और 450 में कितने खरीदे? 450 में आपके 24 आम खरीदे। अगर 24 खरीदे तो वापस 24 ही बेचेगा। अगर 24 खरीदे तो वापस कितने बेचेगा? 24। अब एक दर्जन 240 रुपए का, तो 2 दर्जन में 24 होते हैं, तो इसका मतलब 2 दर्जन के कितना हो गए? 480 रुपए। और आम कितने हो गए? 24। इसका मतलब आम तो दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई। अब यहां से आपको प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है भाई? 450 में खरीदे, 480 में बेचे, तो यहां से 30 रुपए का प्रॉफिट है। किस पर? 450 पर, गुणा 100। तो देखो यहां से 0 से 0 कट जाएगा और 45 दूने 30, 45 तीये, सॉरी 15 दूने 30, 15 ती 45। यहां से 20/3 आ रहा है और 20/3 का मतलब होता है 6×18 यानी 6.66, यानी 6.66 या 6.67, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अब है आपके सामने तीसरा सवाल के निम्नलिखित का मान, ये भी आपके सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे तो 17 नंबरी 153 गुणा, अब देखो यहां से 18 में से 14 गए तो पीछे 4 बचे, 4 में 2 का भाग 2 बार गया और 6 में 3 का भाग देंगे तो यहां से भी 2 मिलेगा और बीच में इंटू का चिन्ह है, इसका मतलब 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। 153 को आप 4 से गुणा करोगे तो सबसे पहले 150 को 4 से गुणा करो कितने होंगे? 600 और 4 3 12, यानी 612 होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 612। अब है आपके सामने चौथा सवाल कि 250 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी है। एक तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रही है आपके 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, विपरीत दिशाएं से आमने सामने से चल रही है। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? एक 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक 300 मीटर, सॉरी, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, एक को आपको 250 मीटर दे रखी है, एक को आपको 350 दे रखी है। अब दोनों रेलगाड़ी, इसका मतलब दोनों की लंबाई जुड़ेगी तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 400 और 200 600, दोनों की लंबाई कितनी होगी? 600। अब हमें क्या याद करनी है? हमें याद करना समय। अब स्पीड है, दोनों स्पीड है वो क्या है? दोनों विपरीत दिशा, इसका मतलब दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई? 40 20 60। लेकिन ये किस में आई है? ये अब आई आपके किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें किस में याद करना है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 5/18, 18 का मतलब तीसरा बट्टा, जो कहां चला जाएगा? ऊपर। तीसरा बट्टा हमेशा ही ऊपर चला जाता है। अब देखो जिनसे कटते उनसे काट दो, तो यहां से 6×5 = 30, यानी 300, 300 को 300 से 600 को अगर काटोगे 2 बार कटेगा और 18 दूने 36, यहां से आपके 36 सेकंड में आएगा आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। इसी प्रकार पांचवा सवाल है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 175
और 385 को भाग देने पर क्रम से शेषफल, यहां अगर 175 में देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, और अगर 385 में देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल आपके 5 बचता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिनका इनमें भाग जाता है? तो सबसे पहले 4 आप इसमें से घटा लो और 5 आप इसमें से घटा लो, तो यहां से आपके 380 मिलेंगे और यहां आपके कितने मिलेंगे? यहां आपके 171 मिलेंगे। अब इसमें से आपके ऐसा नंबर जो 171 और 380 में पूरा पूरा भाग जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो पहली बात, 22 का तो भाग जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें 22 का भाग जाने के लिए इसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए। 71 में 171 में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अब 19 19 नंबर 171, 19 दूने 38, यहां से देखो 19 का भाग कंप्लीट जा रहा है, तो आप 21 का भाग देके भी ट्राई कर सकते हो, नहीं देते हो तो भी, क्योंकि 21 है तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 21 का 3 इंटू 7 होता है, इसका मतलब 3 का भाग भी इसमें जाना चाहिए। 3 का भाग इसमें तो जा रहा है क्योंकि 7 और 2 9 हो रहे हैं, लेकिन ये 8 3 11 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 होगा। वैसे आपको अगर आंसर जहां से मिल गया वहीं से टिक करो और आगे बढ़ो। फालतू का ज्यादा टाइम आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर वेस्ट नहीं करना है। अगर आप यहां से कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओगे ना, अगर 5-5 सेकंड भी बचाओगे ना, तो 20 सवालों के अंदर कितना टाइम हो जाएगा और वो आपके लास्ट वाले सवाल में काम कर सकता है। इसलिए जहां से टाइम बच रहा है, जिस क्वेश्चन से टाइम बच रहा है, वहां से टाइम को सेव करो और जहां आपको आगे जहां जरूरत पड़ती वहां टाइम वो लगाओ। अब आपके सामने छठा सवाल है कि रघु ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद रघु को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 102 रुपए प्राप्त हुए, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपकी रेट कितनी है? रेट है आपके 4%। अब 4% से एसआई और सीआई निकालते हैं, तो 4% से एसआई तो कितना होगा? पहले साल 4%, दूसरे साल भी 4%, 8%। लेकिन सीआई अगर आपको निकालना है तो इनको दोनों का 8% तो आएगा ही, लेकिन 8 में आप क्या करना है? 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितने आते हैं? 16। 16 में 100 का भाग देना है, 0.16, इसका मतलब 8.16। यानी सीआई तो आएगा आपके 8% और एस आई आएगा आपके 8% और सीआई आएगा आपके 8.16%। अब ये मान आपको दे रखा है सवाल में, भाई एस आई कितना है? 102 रुपए, सॉरी सीआई, सीआई 102 रुपए, लेकिन हम बोल रहे 8.16 है। अब हमें क्या याद करना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना माना हमने? 8, तो 8 से गुणा कर दो, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट गया ना। अब देखो, अब आपको अगर यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर डबल जीरो लगेगा। अब यहां से आप इस 8 से इसको काट देते हो, यानी 8 को 100 से कटोगे 8 बार, 8 से अगर काटोगे तो 800 100 बार कटेगा, इसको अगर काटोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 102, 102 से 102 कट गए, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना आएगा? 100 रुपए, यानी ए नंबर ऑप्शन आएगा। अब है आपके सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें से 3 घटाने पर 15, 25 और 55 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें से 3 घटाओ तो इन तीनों का भाग जाएगा? इसका मतलब सबसे पहले 3 घटा के देख लो, इसमें से अगर 3 घटाओगे, इसमें से भी 3 घटाओगे, इसमें से भी 3 घटाओगे, इसमें भी 3 घटाओगे, तो यहां तो आपके 825 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ आपके 828 बचेगा और यहाँ पे 819 बचेगा और यहाँ पे 822 बचेगा। अब क्या करना है? यहां से आपको अगर 15 का भाग देना है, इसका मतलब इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या आपके 5 आना चाहिए। एक ऐसा ऑप्शन एक ही है कि इसमें इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, बाकी में इसमें 8 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 15 का भाग जाएगा, न 25 का जाएगा, नहीं 55 का जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन 828 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 828 में से आप 3 घटाओगे तो 825 बचेगा। अब है आपके सामने आठवां सवाल। 16%, 10% और 25% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट याद करनी। यानी ये 3 प्रकार की आपको छूट देख रही, इनको जोड़ के मिला के आपको एक प्रकार की छूट बतानी है। तो सबसे पहले 16%, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16% की आपके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, यानी 25 में 4 की कमी, यानी 25 से घट के कहां पे आ गई? 21 पे। 25 की वस्तु 21 में दे रहा। फिर है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 में 1 की कमी, यानी 9 पे। फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 में 1 की कमी, यानी 3। अब इनको कर लो गुणा, तो देखो
25 चौकू 100, 100 को 10 से गुणा करने पे ये तो आपके 1000 आ रहा है। यहां से कितना आएगा 21 नंबर 189, 189 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 9 3 27, हासिल की 2 18 3 54, 54 और 2 कितने हो गए 54 और 2 आपके 56 हो गए। यहां से 567, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, यहां से तो आ गया आपके 33, 33 आते ये 600 हो गया और 600 और 400 हजार यानी 433 का डिफरेंस। अब क्या करेंगे हम लेंगे किस पे हुआ है ये 433 की कमी किस पर हुई है 1000 पर, तो 1000 का भाग देंगे 100 से गुणा करेंगे। अब डबल जीरो से डबल जीरो तो कट गया। अब अगर 10 का भाग दोगे तो 43.3 की क्या आ गई कमी आ गई यानी 43.3। इसमें तो वैसे डायरेक्ट ही आपको दे रखा है लेकिन एकल छूट क्या आएगी 43.3%। एकल छूट क्या आ जाएगी 43.3%। भाई 1000 रुपए की चीज 567 में बेच रहे हो तो इसका मतलब बीच में कमी कितने की आई 43.3% की। अब है आपके सामने नौवां सवाल कि 12 संख्याओं को औसत आपको कितना दे रखा है 495 नहीं सॉरी 49.5 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत तो 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत है वो कितना है 53.25। अब 12 संख्या है 12 में से 5 और 4 कितने हो गए 9, पीछे 3 संख्या बची ना, 3 संख्याओं का आपको क्या बताना औसत बताना, इन 3 नंबरों का आपको औसत बताना। तो सबसे पहले 12 संख्याओं का औसत कितना है 49.5, इसका मतलब 12 संख्याओं का योग कितना होगा 12 से इसको करेंगे गुणा, किसको 49.5 से। अगर इससे गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम देखो इसको गुणा करेंगे तो 12.60, 60 का मतलब 0 आएगा, इसका मतलब पॉइंट के क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। अगर आपके आंसर की 6 और 12 नमी 108 और 6 कितने होते हैं 108 और 6 114, आंसर की 11, 48 और 11 कितने होते हैं 48 और 11 होते हैं आपके 59। यहां से आपके नंबर कितना आया 594, क्योंकि आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट लगने के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 594 आ गया। अब 5 संख्या है उनका मान कितना है 45 है, तो 45 को 5 से गुणा करोगे तो 45 गुणा 5 बराबर कितना होता है 225, तो यहां से मिल गए। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है 53.25, इसको आप गुणा किससे करोगे 4 से। अगर 4 को 0.25 से गुणा करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 53 को 4 से गुणा करोगे 53 दूनी 106, 106 106 212, यानी 4 बार गुणा करने पे 212 और 1 ये मिल गया 213। यहां से इनका कितना आ गया गुणनफल कितना आ गया 213। अब जोड़ोगे तो आपके 9 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 8 3 और 4, 438। अब यहां से 438 आ रहा है और 12 संख्याओं का कितना आ रहा है 594, 594 में से 438 घटा लो, 14 में से 8 गए तो 6 और यहां से 8 में से 3 गया तो 5 और 1, 156 नंबर आया 3 संख्याओं का योग। अब आपको तो औसत निकालना, 3 का भाग दोगे तो 5 3 15 2 यानी औसत कितना आ गया 52, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने 10वां सवाल कि उस गोले का आयतन याद कीजिए जिसकी त्रिज्या है वो 10 सेमी है और पाई का मान आपको क्या करना है 3.141 लेना है। अब देखो यहां से आपका अगर गोले का आयतन याद करना है सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां से आप जब सोल्व करोगे तो 4/3 पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान लेना 3.141 गुणा आर कितनी है 10, तो 3 बार लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखो यहां से जब आप इसको गुणा करोगे तो ये पॉइंट के बाद में कितने अंक है 3 अंक है और यहां पर 3 जीरो थी, ये आपस में कट जाएंगे और यहां से पॉइंट हट जाएगा तो यहां कितने हो गए, अब यहां से 4/3 और यहां कितने हो गए 31 41। अब 3 के पाड़े से आप इसको काट भी सकते हो तो ये आपके 1 0 4 तिरी 12 और 7 तिरी 21, 1047 और 1047 को आप गुणा किससे करोगे 1047 को आप गुणा करोगे 4 से, तो 7 चौक 28, हासिल की 2 और 16 2 18, हासिल की 1 0, 4 को 0 से गुणा करने पे 0 तो 1 188, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो क्योंकि 4 एकम 4 आएगा तो 4188 आएगा इसका आंसर। अब है आपके सामने 11वां सवाल कि एक टैंक को 1 घंटे 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। अगर आपको टैंक भरना 1 घंटा और 45 मिनट में तो 6 पाइप चाहिए। यदि समान प्रकार के लेवल के 3 ही पाइप हो, भाई 6 की जगह अगर 3 पाइप है टाइम कितना लगेगा, भाई अगर पाइपों की संख्या आधी हो गई टाइम का क्या हो गया दुगुना। भाई पहले 1 घंटा 45 मिनट लगता था अब 2 घंटे 90 मिनट लगेंगे।
लेकिन 90 मिनट में क्या होगा, 1 घंटा इधर और चला जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है ना, तो घंटे तो कितने हो गए, 3 और 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कुछ सवाल तो इतने हलवा होते हैं कि इसको आप देखते ही इनको सवाल को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगला सवाल आपके आया है कि 1230 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 अमरूद खरीदेंगे। कितने अमरूद खरीदेंगे, 400, और 880 के लाभ पर बेचेंगे। प्रति दर्जन अमरूदों का आपको विक्रय मूल्य बताना है। भाई 1230 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब होता है 100 अमरूदों के 1230 रुपए लगे, तो 400 के कितने लगेंगे, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो 4800 और 4 तिरी 12, 4920 रुपए लगे। ये तो उसके क्रय मूल्य हो गया। अब 880 रुपए का ये लाभ कमाना चाहता है, इसमें 880 हम जोड़ देंगे, तो पूरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 880 जोड़ते ही ये 5800 हो जाएगा। अब सवाल वाला 5800 रुपए क्या बता रहा है, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, ये लेकिन ये कितने का है, 400 का है, हमें एक का निकालना है, तो एक 400 का भाग देते ही एक का आ गया, लेकिन हमें निकालना कितने का, 12 का, तो इसे 12 का गुणा कर देंगे वापस, 00 से 00 कैंसिल, और 4 से इसको काट दोगे 3 बार, और 58 को 3 से गुणा करोगे तो आपके आएगा 150 और 8 3 24, यानी 174, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपका 13वां सवाल कि जाकिर ए से शेर बी तक की यात्रा करता है। जाकिर शेर ए से शेर बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को सामान्य चाल, यानी सामान्य चाल की 3/8 चाल पर चलाता है, तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है, तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगता है। अब वो क्या करता है, जाकिर की सामान्य चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उसने स्पीड कम कर दी, यानी अब वो कितने में चला रहा है, 3 पे चला रहा है। भाई 8 की स्पीड से चला रहा था, अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा है, यानी ये स्पीड है। और स्पीड है ना, स्पीड का टाइम उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर 8 की स्पीड से चलाएगा तो उसे 3 मिनट लगेगा, और अगर 3 की स्पीड से चलाएगा तो उसे 8 मिनट लगेगा। ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। अब देखो इनके अनुपात उल्टे हो जाते हैं। अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे, तो पहले तो अगर 8 की स्पीड से चलाता तो उसे 3 मिनट लगता, 3 की स्पीड से चला रहा तो उसे 8 मिनट लगता। इसका मतलब यहां से इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां से इनका बीच का डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट का, यानी 5 मिनट का। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि वो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर स्पीड इस स्पीड से चलता है तो 45 मिनट। अब सवाल वाला तो बोल रहा है 45, हम बोल रहे हैं 5, तो दोनों को राजी रखने के लिए हम 45/5 कर देंगे। ये क्या बना दिया, जोड़ा। अब क्या करना है, अगर वो सामान्य स्पीड से चलाता है तो ए से बी तक वो कितने टाइम में पहुंचेगा, तो सामान्य स्पीड हमने कितनी मानी है, सामान्य उसकी स्पीड 8 थी, तो टाइम कितना है, 3 मिनट, तो 3 से गुणा कर दोगे इसको। अब 5 से इसको काटोगे 9 बार, और 9 3 27, यानी कितना मिनट लगेगा उसे, 27 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 27 मिनट। अब है आपके सामने 14वां सवाल कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में, पहले महीने 25%, दूसरे महीने 15% और तीसरे महीने 45% कम कर दी गई। यदि चौथे महीने में 65% की वृद्धि की जाती है, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। 3 महीने में लगातार कमी हुई और चौथे महीने में वृद्धि हुई, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि या कमी हुई, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 में 1 की कमी, यानी 4 से कहां पहुंच गए, 3 पे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 में 3 की कमी, यानी 20 से वैल्यू कहां पहुंच गई, 17 पे। फिर है 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20, यानी 20 में 9 की कमी, यानी 20 से वैल्यू कहां पहुंच गई, 11। लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20, यानी 20 में 13 की वृद्धि, यानी कहां पहुंच गई, 33 पर। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, और बाकी नहीं कटते तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तिरछे काटोगे तो 3 के पाड़े से, 11 के पाड़े से, 17 के पाड़े से, किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप क्या करो, इनको डायरेक्ट कर लो गुणा। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। 8000 को 4 से गुणा करते हो तो 800 को 32,000 हो गए। यहां से इनको गुणा करोगे तो इनको गुणा करने पे 70 51, और 51 को गुणा 11 से करोगे, फिर 11 को गुणा किससे करोगे, 33 से। तो सबसे पहले अगर इसको गुणा करते हैं, अगर इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो 510 आएगा, और 510 में 51 एकम 51, यानी कितना हो जाएगा,
510 और 51 कितने होते हैं? 561। यहां से तो आपको 561 मिल गया। अब 561 को गुणा किसे करना है? 30 प्लस 3 से। 30 प्लस 3 से, और चाहो तो आप 33 से भी कर सकते हो, क्योंकि 33 का पाड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो 33 से कम 33 हासिल की 3, 33 6 33 3 99, 99 198, 198 और 3 कितने होते हैं? 198 और 3 201, इसका मतलब हासिल का 20, और 33 पानी 165 और 20 कितने होते हैं? 185, यानी 18,513 होंगे। 18,513। अब यहां से आपके ये वैल्यू आई लास्ट में, ये पहले 32,000 थी जिससे 18,513 आ गए। इसका मतलब यहां से कमी कितनी हुई है? यहां से कमी हुई है आपके 87, तो ये आपके 600 पे पहुंच गया। 600 पे 1000 पे पहुंचने के लिए 400 की और वृद्धि करनी पड़ेगी। अब ये 1000 पे पहुंच गया, इसका मतलब ये 19,000 हो गया। 19,000 और 32,000 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? 32, यानी 13,000 का। तो 13,487 की कमी किस पर? 32,000 पर, गुणा 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब क्या करना है? 13,487 में भाग किसका देना है? 13,487 में भाग देना किसका? भाग देना आपके 320 का। किसका? 320 का। तो यहां से हम 4 अंक लेंगे। 4 अंक लेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? यहां से आपके भाग जाएगा 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और 4 × 3 = 12, 1280 आएगा। 1280। यहां से कितना बचेगा? 8, 14 में से 8 गए तो 6, 68। अब भाग कितनी बार जाएगा? अब आपके भाग जाएगा 2 बार, यानी 42 पॉइंट। और 42 वाला तो एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये राइट हो गया। अब है आपके सामने 15वां सवाल। 20 लोगों की एक टीम एक कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करती है। भाई 20 लोग 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया 20 × 15। भाई एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 20 × 15 कर दिया। अब 6 दिन तो ये काम करते हैं। भाई टोटल काम कितना है? यहां से टोटल काम आपके 300 हो गया। अब 6 दिन तो ये 20 लोग काम करते हैं, यानी 20 छक्के ने 120। भाई 20 लोग 6 दिन काम करेंगे तो 120 काम कंप्लीट होगा। तो 120 इसमें से कम हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 180 काम। लेकिन क्या हुआ? आगे अगले 6 दिनों के बाद में 10 कर्मचारी चले जाते हैं। 20 लोगों में से 10 चले गए, पीछे कितने बचे? 10। इसका मतलब 180 काम 10 लोग करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 18 दिन में। यही तो आपसे पूछा है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके 16वां सवाल के वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल ने तो 5,400 राशि का निवेश किया और विजय ने 9,400 राशि का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज मिला। 840 रुपए ब्याज अधिक क्यों मिला? क्योंकि इसने 9,400 लगाए और उसने 5,400 लगाए। रेट इनकी सेम थी, टाइम इनका सेम था, लेकिन ये इस वजह से ये 840 रुपए ज्यादा मिले। तो इसकी दर बतानी। अब दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको 840 रुपए दे रखा है, गुणा 100 बटा मूलधन। अब मूलधन ये 840 किस पे ब्याज बना है? 4,000 पे, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4,000, गुणा समय। समय कितना है? 4। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो तो आपके कट गए, और इससे काटोगे तो ये 21, यानी 21 में आपको भाग किसका देना? 21 में 4 का भाग देना। तो 4 पंजे 20, पीछे 1 बच गया। 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 5.25 आपके आंसर आएगा इसका, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपका 17वां सवाल। सरज, सरज या सूरज हो सकता है। सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिन में कंप्लीट करता है। यानी सूरज है ना, वो एक दिन में 1/12 भाग है, वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 9 दिन में। इसका मतलब ये कंप्लीट कितने दिन में काम करेगा सूरज? सूरज आपके इस 12 को 9 से गुणा करोगे 108 दिन लगेगा। अब सवाल वाला क्या पूछ रहा है? सूरज का कार्य 1/12 भाग 9 दिन में पूरा होता है, तो इस दर से, इसी दर से उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? भाई 9 दिन तो इसने काम कर दिया, 108 दिन लगते हैं, जिसमें से 9 दिन तो काम कर ही दिया। अब और कितने दिन काम करेगा? 99 दिन। अब यहां पे देखो कंफ्यूज करने के लिए 108 भी दिया है। अगर आपने 108 पे टिक किया तो ये गलत है आपका, क्योंकि इसका राइट आंसर यहां पे लिख रखा है और कितने दिन लगेंगे। भाई 9 दिन तो उसने ऑलरेडी काम कर लिया है, और कितना टाइम लगेगा? और उसे 99 दिन लगेगा। टोटल उसे काम करने में 108 दिन लगते हैं। तो यहां से सवाल वाले ने आपके साथ हल्का सा खेला है, लेकिन आपको सवाल वालों के धांसे में नहीं आना है। आपको अपनी सही अप्रोच लगा के राइट आंसर निकालना है आपको। अगर आपने 108 निकाल लिया तो आप -0.25 चले जाओगे। अगर आपने 99 पे टिक किया है तो आप प्लस का 1 बढ़ गए, यानी आपने 1.25 नंबर का बेनिफिट ले लिया यहां से।
क्योंकि अगर इस ऑप्शन पे टिक करते तो -0.25 माइनस में चले जाता, नहीं तो आपने पॉइंट प्लस 1 कर दिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1.25 का। अब है आपके सामने 18वां सवाल के, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज 60 रुपए है, आपको मूलधन बताना है। अब देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज यानी एसआई हर साल का बराबर होता है, इसका मतलब 40 का यानी 20 रुपए पहले साल, 20 रुपए दूसरे साल। चक्रवर्ती ब्याज है ना, पहले साल तो सीआई के बराबर ही होता है, एसआई के बराबर होता है 20 रुपए, लेकिन दूसरे साल कितना हो गया, 40 रुपए। तो यहां से देखो 20 रुपए की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि किस पर, 20 पर, गुणा 100। 20 की वृद्धि 20 पर गुणा 100, तो 20 से 20 कट गया, यानी यहां से मूलधन कितना आ रहा है, 100 रुपए। लेकिन इसने पूछा, सॉरी, यहां से 20 की वृद्धि यानी 20 रुपए ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन 1 साल का ब्याज निकाल लिया, और दर इंटू समय, दर कितनी है, दर आपने अभी निकाली है 100%, कितनी है 100%, गुणा समय 1 साल है। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, तो 100 से 100 कट गया, 20% दर आ गई, सॉरी 20 रुपए मूलधन आ गया, क्या आ गया, 20 रुपए आपके मूलधन आ गया। अब है आपके 19वां सवाल। 19वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है कि समूह ए में 38 सदस्य है, बी में 31 सदस्य है और सी में 52 सदस्य। 3 प्रकार के समूह है, ए बी सी। इन समूहों ने सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, कहां गए, रेस्टोरेंट में। समूह ए, समूह बी, समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि। ए वालों ने पर सदस्य पर 375 रुपए खर्च किए, बी वालों ने 309 रुपए खर्च किए और सी वालों ने 298 रुपए खर्च किए। प्रति सदस्य खर्च की गई आपको औसत बतानी, यानी सारों को मिला के कितना एवरेज आया वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 375 को गुणा, तो ए में कितने लोगे, 38 है, 38 से गुणा करोगे, यानी 375 को गुणा किससे करोगे, यानी 375 को गुणा आप करोगे 38 यानी 40 माइनस 2 इंटू, फिर है 309, 309 को गुणा किससे करोगे, 31 से, 31 का मतलब 30 प्लस 1, फिर है आपके इंटू, फिर अगला नंबर कौन सा है, सॉरी यहां से प्लस लगाओगे, यहां आपने प्लस नहीं लगाया क्या, यहां प्लस लगाना है क्योंकि इनको जोड़ोगे आप और इसको भी जोड़ोगे। और तीसरा नंबर क्या आ रहा है, 298 को गुणा किससे करोगे, 52 से, इन 52 का मतलब होता है 50 प्लस 2, और इन सब को जोड़ के आप कितने नंबर आ रहे हैं इनका दोगे भाग। तो देखो 38, 31 और 52 सबको जोड़ोगे तो ये आपके 90 हो गए, 90 और 31 कितने हो गए, 121, यानी 121 का आप भाग भी लगाओगे। अब करोगे आप गुणा, तो सबसे पहले 375 को 4 से गुणा करते हैं, तो 375 को 4 से गुणा करते हैं 1500 आता है, 1500 को 10 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 15,000। यहां से तो आपको 15,000 मिल गए, माइनस के 375 को 2 से गुणा करोगे 750 आएगा, यहां से 750 हो गया, प्लस अब 309 को पहले तो 30 से गुणा करोगे, 3 से करते हो तो 927, पीछे क्या लगा दोगे, जीरो, प्लस 309 एकम 309, फिर प्लस 298 को पहले 50 से गुणा करोगे, अगर 50 से करोगे तो ये आपके, अगर 100 से करते हो तो 29,800, और 29,800 का आधा कितना होता है, 29,800 का आधा होता है 14,900, यहां से तो आपको 14,900 मिलेगा। और 298 को 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो आपके आएगा 596, कितना आएगा, 596, 596। अब क्या करना है, इन सब का योग करके 121 का भाग देना। सबसे पहले योग कर लो ना, 15,000, 9,000, 24,000, 24,000 और 14,000 कितने हो गए, 38,000। यहां से आपको 38,000 कंप्लीट मिल गए। फिर देखो 750 तो क्या है, माइनस के, तो इसका मतलब पहले आप क्या है, ये जोड़ लो, क्या नाम है, सैकड़ा वाले, तो यहां से तो आपके 700 तो आ रहा है माइनस का, 200 प्लस का और 300 प्लस का, 300, 200, 500, 500 और 900 कितने हो गए, 500 और 900 हो गए आपके 1400, 1400 और 500 कितने हो गए, 2000, 2000 में से आप क्या करोगे, 700 घटाओगे तो पीछे कितने बचेगा, 1300, यहां से आपको 1300 मिल गया। अब यहां से तो 50 आ रहा है और यहां से 70 आ रहा है, इसका मतलब यहां से 20 मिल रहा है इसको, भाई 20 प्लस के हो गए ना, 20 और 9 29, 29 और 96 कितने होते हैं, 29 और 96 होते हैं आपके, 29 और 96 कितने होते हैं,
29 और 96 होते हैं 125, 125। तो अब देखो यहां से आप जब जोड़ोगे तो 39,425 आ गए। 39,425, 39,425 में भाग किसका देना है? 121 का। तो यहां से जब आप भाग दोगे तो पहले तो भाग 3 बार जाएगा, और सभी ऑप्शनों में पहले देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां से 3 बार जाएगा। और 3 बार में कितना आएगा? 363, यानी 394 में 363 अगर घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 1। और यहां से कितना आ गया? यहां से आपके आ गया 3, 31 बच के। अब उतारोगे 2। अब भाग कितनी बार जाएगा? अब आपके भाग जाएगा 2 बार। अब 32, इसका मतलब ये ऑप्शन है, ये बाकी 3 ऑप्शनों में 32 है। तो अब देखो 312 में जब आप 2 का भाग, तो 2 का भाग कितने? 242 आ गए। इसका मतलब यहां से आप जब घटाओगे तो 0, 11 में से 4 गए तो 8, और 180 आ गया। अब 180 नहीं, 180 थोड़ी आ गया। 0, 11, अच्छा केवल 80 आया है। केवल 80 के पास में अब क्या उतारोगे? अब आप 5 उतारोगे। तो अब कितनी बार भाग जाने की संभावना है? अब आपके यहां से कुछ न कुछ हमने गड़बड़ की है, इसका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। एक बार वापस चेक कर लेते, एक बार वापस चेक करते हैं तो 15, ये तो आपके 38,000 सही है। ये 750 है माइनस के, तो सबसे पहले एक काम करो, ये प्लस वाले जोड़ लो भाई। 200 और 300, 500, 500 और 900 कितने हो गए? 1400, 1400 और 500, 1900। 1900 में से 700 गए तो यहाँ आपके 1200 आएगा। और यही मिस्टेक हुई है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं। अगर यहाँ 200 आया तो इसका मतलब यहाँ 325 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ आपने, यहाँ 325 आया है। इसका मतलब अब देखो, जब आप 39,325 में 121 का भाग दोगे ना, 121 का, तो भाग आपके 3 बार, तो यहां से जाएगा 363 आएगा। यहां से 0 बच गया, और यहां से 3 बच गया ना, ठीक है। फिर 2 उतार देंगे। अब भाग जाएगा आपके 2 बार, और 242 तो 0, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ 0 ही बचेगा, और यहाँ 605। और 605 में 121 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा पूरा पूरा, यानी 325 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 325। ये भारी भरकम एक अच्छा सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था, इसलिए अगर आपने पिछले सवालों में टाइम बचाया है तो इस सवाल को आप सेपरेटली सही टाइम पे सही अप्रोच से इसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आपने टाइम बचाया नहीं है, फिर हड़बड़ाहट होती। अगर आपके पास 3-4 मिनट का टाइम पड़ा है ना, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपके सामने 1 मिनट है या 1 मिनट से कम है, हाँ सवाल तो ये इतने में ही हो सकता है, 1 मिनट में ही सोल्व हो सकता है, लेकिन इतना भारी भरकम जब हम सवाल देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। इसलिए इतने बड़े सवालों का सामना करने के लिए हमारे पास क्या, एक पेंचुअल टाइम होना चाहिए कि भाई इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 मिनट, 2-3 मिनट का टाइम होना चाहिए, ताकि हम उस सवाल से आसानी से सामना कर सके, और इस सवाल को सही अप्रोच के साथ, सही टाइम के साथ इसको सोल्व कर सके। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आप एग्जाम में इस सवाल को सोल्व करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 सेकेंड लगेंगे इसमें, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपके सामने जब यूं सवाल आता है ना, तो बड़ी बड़ी अंक निकालता है ये सवाल। इसलिए आपको क्या करना है, वो पीछे जो आपने टाइम बचाया ना, उसका शॉर्ट आपको इस टाइप के सवाल में, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, इनमें उस टाइम को मैनेज करना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आप आसानी से पेपर को सोल्व करके आओगे, और आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने पेपर सही किया है, मैं 100% सफल होऊंगा, मेरी इस बार नौकरी 100% है। आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सही अप्रोच के साथ, सही अगर टाइम के साथ आपने क्वेश्चनों के साथ नहीं खेला है, तो फिर आपके अंदर पैनिक यानी पेन हो जाएगा, और आप इस पेपर से पिछड़ सकते हो। इसलिए इन चीजों का आप इससे ध्यान रखें पेपर में। अब आपके सामने 20वां लास्ट सवाल है कि एक्स का 2%, एक्स का मतलब गुणा 2%, यानी 2/100 बराबर 264 है। यहां से 2 से काटोगे तो आपके 13 2, यानी 132, और 132 को 100 से गुणा करोगे 13,200 आएगा। इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का पेपर अच्छा लगा है तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और किसी भी प्रकार का अगर वीडियो के अंदर आपका सुझाव देना है आपको, तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो भाई, अगर आपको किस लेवल का पढ़ा रहा हूं,
किस लेवल का आपको स्टडी चाहिए, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा दो, जिससे क्या हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।